आपका इस्तकबाल है मैजिक बेबी स्टोरीज में। क्या आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम हो? तो फिर कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। बहुत समय पहले जब राज्य सोने से चमकते थे और जंगलों में जादू की फुसफुसाहट होती थी, एक चक्की वाला एक व्यस्त शहर के किनारे रहता था। उसकी चक्की पुरानी थी, उसकी लकड़ी की पहिया संकरी नदी की धारा के साथ घूमते हुए चरमराती थी। यद्यपि वह गांव वालों के लिए अनाज पीसने में अथक परिश्रम करता था, फिर भी चक्की वाला गरीब ही रहा। फिर भी उसके पास एक खजाना था जिसे वह उन सभी सिक्कों से अधिक मूल्यवान मानता था जो उसके पास कभी नहीं थे। एक बेटी जिसकी सुंदरता और असाधारण शालीनता अद्वितीय थी। पिताजी, नाश्ता तैयार है। आप सुबह से काम कर रहे हैं। मिलर अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था, लेकिन उन लोगों की दौलत से ईर्ष्या करता था जो मखमल और सोने से सजी गाड़ियों में गुजरते थे। वह अक्सर अपने साधारण नाम को कुलीनों और दरबारियों के स्तर तक उठाने का सपना देखता था। एक बाजार के दिन जब वह शाही महल में आटे की बोरियां पहुंचा रहा था, तो मिलर ने दरबारियों को राजा की असीमित धन की इच्छा के बारे में बात करते हुए सुना। राजा का सोने के प्रति प्रेम वास्तव में असीमित है। कहा जाता है कि वह सोने और जवाहरात के सपने देखता है। कल्पना कीजिए कि उसके पास कितने तहखाने होंगे। राजा का सोने के प्रति प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वास्तव में एक अतृप्त भूख। यह राजा हालांकि पहले से ही धनी था, उन खजानों की लालसा करता था जो किसी अन्य राजा के पास नहीं थे। दरबार को प्रभावित करने और शायद शाही कृपा पाने की उत्सुकता में चक्की वाला ने जल्दबाजी में शेखी बघारी। मेरी बेटी भूसे को शुद्ध सोने में बदल सकती है। क्या उसने अभी कहा कि उसकी बेटी भूसे को सोने में बदल सकती है? इस शेखी की बात संगमरमर के गलियारों में तेजी से फैल गई, जब तक कि यह स्वयं राजा के कानों तक नहीं पहुंच गई, जिन्होंने तुरंत ही मिलर को बुला लिया। मिलर का दावा है कि उसकी बेटी भूसे को सोने में बदल सकती है, महाराज। मिलर, हमारे पास राजा का संदेश है। आज रात अपनी चमत्कारी बेटी को मेरे महल में लाओ। मिलर का दिल धड़क उठा। वह जानता था कि उसके शब्द खोखले थे, गर्व से जन्मा एक झूठ। फिर भी राजा की नाराजगी का डर शर्म से अधिक प्रबल था। पिताजी, राजा मुझे क्यों बुला रहे हैं? मेरे प्रिय, यह केवल भाग्य का एक अवसर है, इससे अधिक कुछ नहीं। उस शाम उसने अपनी हैरान परेशान बेटी को महल के द्वारों से अंदर ले जाया, चुपचाप प्रार्थना करते हुए कि कोई चमत्कार उन्हें दोनों को बचा ले। राजा ने चक्की वाले की बेटी का स्वागत एक ऐसे कक्ष में किया जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह विशाल और ठंडा था। इसकी पत्थर की दीवारों पर टेपेस्ट्री लटकी हुई थी जो जीती गई लड़ाइयों और जीते गए खजानों को दर्शाती थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा चरखा खड़ा था, जिसके बगल में भूसे का पहाड़ था जो लगभग छत तक पहुंचता था। दीवारों के साथ मशालें टिमटिमा रही थीं, छायाएं डाल रही थीं जो उसके कांपते हुए रूप का मजाक उड़ाती लग रही थीं। राजा की आंखें चमक उठीं जब उसने भूसे के ढेरों की ओर इशारा किया। यदि तुम उतनी ही प्रतिभाशाली हो जितना तुम्हारे पिता दावा करते हैं, तो तुम इस कक्ष में रात बिताओगी और इस सारे भूसे को सोने में बदलोगी। यदि तुम सफल होती हो तो मैं तुम्हें कल्पना से परे इनाम दूंगा। यदि तुम असफल होती हो तो तुम्हारी जान इसकी कीमत चुकाएगी। यह कहकर उसने भारी दरवाजा बंद कर दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। मिलर की बेटी घुटनों के बल बैठ गई। उसका दिल डर से धड़क रहा था। उसने कभी भी ऊन के साधारण काम के अलावा चरखा नहीं छुआ था और न ही कभी भूसे को किसी और चीज में बदला था सिवाय जानवरों के लिए गट्ठरों के। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसने असहाय होकर सूखी डंठलों के ढेरों को देखा। कोई भी मानव कौशल उसे बचा नहीं सकता था। घंटे बीत गए, चंद्रमा ऊंचा उठता गया और निराशा ने उसे घेर लिया। आधी रात के समय एक हल्की चरमराहट कक्ष में गूंज उठी। चौंक कर उसने ऊपर देखा और एक अजीबोगरीब फा आकृति छायाओं से बाहर कदम रखते हुए। कौन है वहाँ?
ऐसी उदासी क्यों, सुंदर कन्या? राजा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस भूसे को सुबह तक सोने में बदल दूं, नहीं तो वह मुझे मार डालेगा। आपके लिए असंभव हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। अगर मैं यह काम आपके लिए कर दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? उसकी आंखों में आशा की झलक थी। हालांकि सतर्कता ने उसे अजनबियों के साथ सौदे करने से चेताया। मेरे पास केवल यह है। यह पर्याप्त होगा। छोटे आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने पहिए पर बैठकर घुमाना शुरू किया। तिनका चक्री में इस तरह से घुसा जैसे सरसराती हवा में सरकता हो, और जैसे ही यह घूमा, शुद्ध सोने के चमकदार धागे निकलने लगे। लड़की ने आश्चर्य से देखा कि कैसे सुस्त तिनके चमकदार कुंडलों में बदल गए। सुबह होते होते हर तिनका सोना बन चुका था और कक्ष ऐसे चमक रहा था जैसे स्वयं सूर्य उतर आया हो। बिना एक और शब्द कहे वह छोटा आदमी खिड़कियों पर सुबह की पहली किरणें पड़ते ही चुपचाप चला गया। राजा जल्द ही अंदर आया और दृश्य देखकर उसकी आंखें लालच से चौड़ी हो गईं। लेकिन लड़की को रिहा करने के बजाय उसने उसे एक और भी बड़े कमरे में ले जाया जो भूसे से भरा हुआ था। उस रात निराशा फिर से लौट आई। जैसे ही चांद उगा, वैसे ही वह अजीब छोटा आदमी भी आया। इस बार तुम मुझे क्या दोगे? लड़की ने अपनी मां की पहनी हुई अंगूठी उतारी और कांपते हाथों से उसे पेश किया। फिर से उसने रात भर काता और फिर से भूसा सोने में बदल गया। तीसरी शाम को राजा उसे सबसे भव्य कक्ष में ले गया जो भूसे से भरा हुआ था। यदि तुम एक बार फिर सफल होती हो तो तुम मेरी रानी बन जाओगी। उस रात जब वह छोटा आदमी प्रकट हुआ तो लड़की का दिल बैठ गया। उस आदमी की आंखों में शरारत से भी गहरा कुछ चमक रहा था। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। फिर वादा करो कि जब तुम रानी बनोगी तो अपना पहला बच्चा मुझे दोगी। भय ने उसे जकड़ लिया। अगर ऐसा होना ही चाहिए तो मैं वादा करती हूँ। संतुष्ट होकर छोटे आदमी ने तीसरी बार भूसे को सोने में बदल दिया और सुबह तक कक्ष अनगिनत धन से जगमगा रहा था। अपने वचन के अनुसार राजा ने चक्की वाले की बेटी से विवाह किया। हालांकि उसने रानी का ताज पहना था, खुशी उसे धीरे धीरे मिली। राजा का प्रेम सिक्कों और गहनों में मापा जाता था, और यद्यपि वह उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता था, उसका दिल उसके खजाने के तहखानों पर ही टिका रहता था। फिर भी समय ने उसके डर के किनारों को नरम कर दिया। और जब अंततः उसने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका दिल खुशी से भर गया। उसकी आधी रात की सौदेबाजी की याद एक दूर के बुरे सपने की तरह धुंधली हो गई थी। वह शायद ही कभी उस अजीब छोटे आदमी या उस भयानक वादे के बारे में सोचती थी जो उसने किया था। एक रात जब वह नर्सरी की शांति में अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए थी, कमरे में एक छाया पड़ी। अब मेरी रानी, मैं अपने हक के लिए आया हूँ। नहीं, मैं तुम्हें राज्य का सारा सोना दे दूंगी, लेकिन अपना बच्चा नहीं। सौदा तो सौदा होता है। मुझे सोने की लालसा नहीं है। मुझे वही चाहिए जो स्वतंत्र रूप से वादा किया गया था। कृपया। मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा। मेरा नाम पता करो और तुम बच्चे को रख सकती हो। एक व्यंग्यात्मक झुकाव के साथ वह छायाओं में गायब हो गया, रानी को कांपता हुआ छोड़कर। उस रात उसने संदेशवाहकों को बुलाया ताकि वे राज्य में आम और अजीब नामों की खोज करें। सुबह तक उसके पास एक सूची थी जो एक शाही आदेश जितनी लंबी थी।
जब वह छोटा आदमी अगली शाम लौटा तो उसने हर नाम दोहराया जो उसे पता था। एस्पर, मेल्कियोर, बाल्थाजार, मथायस, आंद्रे। उनमें से एक भी नहीं। दूसरी रात रानी ने सवारों को राज्य से परे जंगलों, पहाड़ों और दूर के गांवों में भेजा। वे ऐसे नामों के साथ लौटे जो भूली हुई भाषाओं की फुसफुसाहट जैसे लगते थे। बियोर, ट्रिस्ट्राम, अलारिक और जिमरियल। उसने सभी नाम आजमाए, लेकिन वह छोटा आदमी खुशी से नाचता रहा। इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। एक और रात मेरी रानी और फिर बच्चा मेरा होगा। महारानी को निराशा ने घेर लिया। जैसे ही तीसरा दिन ढलने लगा, वह नर्सरी में बेचैनी से टहलने लगी। संध्या के समय उसके संदेशवाहकों में से एक कमरे में आया, कठिन सवारी से हांफता हुआ। मेरी रानी, उसने गहराई से झुकते हुए कहा। मैं उस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में गया जहां कोई रास्ता नहीं जाता। वहां मैंने एक अजीब दृश्य देखा। एक छोटा आदमी आग के चारों ओर नाच रहा था, एक अजीब गीत गा रहा था। आज मैं बेक करता हूँ, कल मैं काढ़ा बनाऊंगा, अगले दिन मैं युवा रानी के बच्चे को ले लूंगा। ओ, मैं कितना खुश हूँ कि कोई नहीं जानता था कि रम्पलस्टिल्टस्किन मेरा नाम है। रम्पलस्टिल्टस्किन। रानी के दिल में आशा सूर्योदय की तरह चमकी। उसने संदेशवाहक को धन्यवाद दिया और रात भर इंतजार किया। उसका मन उस रहस्य पर केंद्रित था। जब आधी रात आई तो वह छोटा आदमी प्रकट हुआ। खैर, मेरी रानी, क्या आप मेरा नाम जानती हैं? क्या ये कॉनराड है? नहीं। शायद निकोलस? नहीं। तो शायद आपका नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। शैतान ने तुम्हें यह बताया। शैतान ने तुम्हें यह बताया। गुस्से ने उसके चेहरे को लगभग अमानवीय बना दिया। गुस्से में गरजते हुए वह एक चक्कर में घूम गया। उसकी पैबंद लगी कोट एक काले ज्वाला की तरह लहराई। कुछ लोग कहते हैं कि वह हवा में कूदकर गायब हो गया, केवल उसकी चीख की गूंज छोड़कर। जो भी हुआ हो, वह छोटा आदमी फिर कभी नहीं देखा गया। रानी घुटनों के बल गिर गई, अपने बच्चे को राहत के आंसुओं के साथ पकड़कर। भयानक सौदा टूट गया और उसका बेटा सुरक्षित था। समय के साथ रम्पलस्टिल्टस्किन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग घमंड के खतरों और जल्दबाजी में किए गए वादों की कीमत के बारे में फुसफुसाते थे। अपनी मूर्खता से विनम्र हुए मिलर ने अपने दिन शांति से बिताए। फिर कभी उन उपहारों का घमंड नहीं किया जो उसके पास नहीं थे। जहां तक रानी की बात है, उसने अपने बच्चे को हमेशा दूत की बहादुरी और एक नाम की शक्ति के लिए आभारी दिल से पाला, क्योंकि अंत में उसे बचाने वाला सोना या ताज नहीं था, बल्कि आशा की ताकत, मदद मांगने की बुद्धिमानी और छायाओं में छिपे एक सत्य की खोज थी। और इस प्रकार राज्य बना रहा। उसका सोने का धन अद्वितीय था, लेकिन कोई खजाना उस मां के प्रेम से अधिक चमकदार नहीं था जिसने भय पर विजय प्राप्त की थी।